दादाश्री जी, मेरे मित्र सहयोगी गोपाल अग्रवाल जी, आदरणीय आलोक कुमार जी, राम बहादुर राय जी और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, हमारे देश के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में हम सबके मन की ये भावना है कि हमारा देश विश्वगुरु बने और विश्वगुरु बनने की जो सपना हम सब लोग मिलकर देख रहे हैं वो पूरा करने के लिए कौन से रोड मैप से जाना होगा, ये हमारे चिंतन का और चिंता का भी विषय है। एक बात सही है कि दुनिया में, विश्व में अनेक देशों में अलग अलग प्रकार की विचारों के आधार पर अनेक नए नए मॉडल्स, उसकी चिंता भी होती है, चिंतन भी होता है, योजना भी होती है और उसका मूल्यांकन भी होता है। जहां तक मैं ये मानता हूं कि हमारे देश की एक विशेषता है, वो है हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। आज भी पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति में, विशेष रूप से योग विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, इन सब बातों का अनुकरण बड़े प्रमाण पर किया जाता है। हमारे देश में, हमारे संस्कृति के आधार पर जिन साधु संतों ने पूरे विश्व में जाकर जो जागरण किया है, उसको बहुत बड़ा समर्थन भी प्राप्त हुआ है। एक बात सही है कि विवेकानंद जी ने जो कहा है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, इसलिए हमें जो भविष्य का भारत, विकसित भारत निर्माण करना है, हमको आर्थिक दृष्टि से भी हमारे देश को समृद्ध और संपन्न बनाना है। मैं ये मानता हूं कि हमारी समाज की व्यवस्था, स्थितियां 3 मजबूत पिलर पर खड़ी है। एक है हमारे इथिक्स, दूसरी है हमारी इकोनॉमी और तीसरी आजकल विश्व में बहुत ही प्राथमिकता दी गई है, वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। आजकल विश्व में ये भी चर्चा होती है कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, यूनो में इसकी चर्चा हुई और विशेष रूप से भूटान के प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संस्कृति में भी हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हम कभी ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, हमारी भावना यही है। और इसलिए विवेकानंद जी ने जब शिकागो में अपने विचार रखे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि मेरा धर्म या मेरा भगवान श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए आपके पास नहीं आया हूं। तो आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, वो महान है और अंततोगत हम एक ही जगह जो ध्यान भगवान का करेंगे, एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे आसमान से पानी गिरता है, नदी नालों को मिलकर आखिर जाते जाते समुद्र को मिल जाता है, उसी प्रकार से हमने किसी भी भगवान के साथ भक्ति करते हुए हम आगे जाएंगे तो अलग अलग उपासना पद्धति और अलग अलग भगवान पे शायद हमारी श्रद्धा हो, फिर भी हम एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी देश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिली हुई पद्धति, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज भी हमारे देश में बड़े बड़े प्रमाण पर जो अनेक जगह पर करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठा होकर, चाहे पुरी में जगन्नाथ मंदिर में वो यात्रा हो,
चाहे पंढरपुर में देहू और आलंदी से लाखों लोग पैदल जाते हुए भगवान का नामस्मरण करते हुए पंढरपुर जाते हो आषाढ़ी में, तो ऐसे अनेक घटनाएं हैं कि अनेक प्रकार की बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भगवान गौतम बुद्ध से लेकर प्रभु रामचंद्र तक जो अनेक महामानव निर्माण हुए, उन सब ने उसी काल से ही हमारे जीवन पद्धति को और हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। और मैं ये मानता हूं कि ये करने में लोगों की बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा, इसमें फर्क है। और विज्ञान के साथ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, ये भी उतना महत्वपूर्ण है। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए मूल्याधिष्ठित समाज व्यवस्था जितनी आवश्यक है, उतनी आर्थिक समृद्धता और संपन्नता भी आवश्यक है। आज पूरे विश्व में हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया में वेल रिकॉग्नाइज है। अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर में से 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर भारतीय है। यूके में भी यही परिस्थिति है। तो इसलिए ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान जितना महत्वपूर्ण है, उतना इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिली हुई पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण है। और एक मैं मानता हूं कि जो बात आप लोग सोच रहे हैं कि जो हमारा कल्चर है, हमारी श्रद्धा, हमारी संस्कृति है, इसका संबंध हमारे इकोनॉमी के साथ भी है। अभी हमने 4 धाम के रोड का करीब 70-75% काम पूरा किया है। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने के लिए इस बार 3 गुना ज्यादा भाविक तीर्थाटन करने के लिए आए। और ये जो आ रहे हैं तीर्थाटन करने के लिए, तीर्थाटन टूरिज्म, इन सब बातों की विशेषता है कि उसमें 49% एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण करने के लिए होता है। अभी हम मानस सरोवर का पिथौरागढ़ से रास्ता जो है वो भी पूरा कर रहे हैं, ताकि हमारे देश के लोग मानस सरोवर पिथौरागढ़ से हिंदुस्तान से जा सकेंगे। हमने राम वन गमन मार्ग 255 किलोमीटर लगभग बनाया हुआ है। हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। 40% काम पूरा हुआ है। राम जानकी मार्ग अभी लगभग वो भी 5,000 करोड़ का है। वहां भी 20-25% काम पूरा हुआ है। जल्दी इस साल एंड तक पूरा होगा। और अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा, ये भी पार्ट जो है, ये जस्ट काम शुरू हुआ है। फिर ब्रज में हम लोग कोसी परिक्रमा को करीब 6,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका डीपीआर बना रहे हैं। अयोध्या में रिंग रोड बना रहे हैं जो 5,000 करोड़ का है। और भगवान गौतम बुद्ध के बुद्ध सर्किट में, चाहे जहां जन्म हुआ, जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां उनका वास्तव्य था, इन सब जगहों पर हमने बुद्ध सर्किट की 1600 किलोमीटर की 22,000 करोड़ की योजना बनाई है। 4 धाम का प्रोजेक्ट 12,200 करोड़ का है। महाराष्ट्र में पालखी मार्ग हमने 12,000 करोड़ का लगभग बन के पूरा हो रहा है। कैलाश मानसरोवर पर 11,000 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। बेट द्वारका ओखा सुदर्शन सेतु, ये 1,000 करोड़ का पूरा हुआ है। अयोध्या श्रावस्ती मार्ग, ये हमारा इसका डीपीआर हम बना रहे हैं। विंध्यवासिनी टू अयोध्या, वाराणसी टू अयोध्या, ये 8,000 करोड़ का। अगर ये पूरा हिसाब करेंगे तो 1,00,000 करोड़ रुपए हम केवल हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिली हुई ये जो महत्वपूर्ण देन है, उसके विकसित करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। और इसके पीछे भाव यही है कि जितने बड़े प्रमाण पर लोग वहां जाएंगे, उतने वहां से प्रेरणा लेंगे, संकल्प करेंगे और हमारे भारत को विश्वगुरु बनाने का ज्ञान भी उनको वहां से प्राप्त होगा। ज्ञान और प्रेरणा भी प्राप्त होगी। पर एक समय में आपको ये जरूर कहूंगा कि एक तरफ आर्थिक विकास, दूसरी तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति और शिक्षा पद्धति के आधार पर
विकसित भारत की नई जनरेशन को संस्कारित करके, व्यक्ति व्यक्ति को संस्कारित करके, राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र हमको बनना है। और दूसरी ओर आर्थिक व्यवस्था जिसमें ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज एज ए पावर, उसके आधार पर हमारे समाज की जो प्रगति और विकास में भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो सकता है, ज्ञान का उपयोग कैसे हो सकता है। मुझे याद है हमारे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी है। एक तरफ संस्कारित, सशक्त, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र और समाज निर्माण करते समय गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करना होगा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना होगा। स्मार्ट सिटीज नहीं, स्मार्ट विलेज बनाने होंगे और आर्थिक दृष्टि से संपन्नता भी लानी होगी। पर आर्थिक संपन्नता को अगर संस्कारों का जोड़ नहीं होगा तो सामाजिक जीवन पद्धति और व्यवस्था उखड़ जाएगी और एक प्रकार से समाज गलत दिशा में चला जाएगा। तो ये सबका जो संतुलन है वो बनाकर एक आर्थिक विकास और विकसित भारत का मॉडल, इसका हम विचार करते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारा ये जो मॉडल है, ये भविष्य की जो विजन है, ये निश्चित रूप से आज जो विषय आपने रखा है कि कल्चर एंड इकोनॉमी, तो ये दोनों का भी, कल्चर हमारी व्यवस्था है, हमारी विशेषता है। हमें विश्वगुरु बनाने तक और हमारे व्यक्ति निर्माण से संस्कारित समाज की शक्ति बनाने तक इसका उपयोग है। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च से केवल रोजगार निर्माण नहीं होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, आर्थिक दृष्टि से हमारा देश समृद्ध संपन्न होगा। और जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, तो एक तरफ संस्कारित समाज और आर्थिक समृद्धता और संपन्नता, सामाजिक समता, उसके साथ आर्थिक समता, जागरूक समाज, उसके साथ समृद्ध समाज, ये एक दूसरे के लिए पूरक है। और ऐसी सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करते समय एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि समाज में अच्छी भी बातें हैं और बुरी भी बातें हैं। समाज में अच्छी बातों को बढ़ावा देना, समाज में गुणात्मक परिवर्तन होना, और जो गलत बातें हैं उसको भी एक प्रकार से समाज में कम करना। आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या है कि उदार मतवादी लोग हैं, सहिष्णुता है, संवेदनशीलता है, सर्वसमावेशकता है, इन सब बातों के बारे में एक नया आदर्श दृष्टिकोण है। तो दूसरी तरफ आतंकवाद है। केवल आप नॉलेज के आधार पर आतंकवाद को और आतंकवादी लोगों को नहीं समझा सकते। हम विस्तारवादी नहीं है, अधिकारवादी नहीं है, हम शांति का समर्थन करने वाले, अहिंसा का समर्थन करने वाले, हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत में अनेक दाखले हैं। पर सच्चाई ये भी है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही समाज में शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने कितना भी कहा तो ये संभव नहीं है। हमें सामर्थ्यशाली बनना है, आर्थिक दृष्टि से, हमारे डिफेंस के दृष्टि से, ताकि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि दुर्जनों का संहार करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लूंगा। ये जो महाभारत और रामायण से जो बोध हमको मिला है कि हमको अगर शक्ति मिली, ताकत मिली, तो उसका उपयोग हमको दूसरे छोटे लोगों पर अतिक्रमण करके विस्तारवादी बनकर, जैसे हमारे आजू बाजू में कुछ देश ऐसे हैं कि जो विस्तारवादी दृष्टिकोण से छोटे मोटे लोगों को समाप्त करना चाहते हैं, ये भूमिका हमने कभी नहीं रखी। चाहे नेपाल के साथ हो, चाहे भूटान के साथ हो, सबके साथ हमने बराबरी के अच्छे संबंध रखे। हम उनके विकास को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते रहे। तो यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। प्रश्न यही होता है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना है, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के आधार पर विश्व को मार्गदर्शन करने वाली समाज व्यवस्था निर्माण करनी है, तो शिक्षा व्यवस्था में क्या करना पड़ेगा। हमारे यहाँ गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है,
तो स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर जल, जमीन, जंगल, जानवर, इसके आधार पर नई रचना हमको कैसी करनी है। अब देखिए, हमारे यहाँ बहुत गोरक्षण खुले हैं। मुझे याद है, मैं सबको एक कहता हूं कि हम गोरक्षण सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। अभी हमने गोबर से पेंट बनाया है, गोमूत्र से मेडिसिन बनी है, और 1952 में हमारे गिर जात की गाय ब्राजील में गई थी, और उस जाति की गाय अब ब्राजील में 60 लीटर दूध देती है। अब उसका जो बूल है, उसका जो सीमेंस है, वो हमने इंडिया में लाकर अगर हम हमारे गाय को देते हैं तो हमको 20 लीटर 25 लीटर वाली गोरी मिलती है। और अभी एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी आई है और भारत के 3 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। एक सांगली में चितड़े डेयरी ने शुरू किया, एक बारामती में पवार साहब ने किया, और एक नागपुर में हमारे वेटरनरी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है। और ये तीनों का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और हमारे देश में हर गाय, देशी गाय 25 लीटर दूध देने वाली होगी तो गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी क्यों रहेगी। और मैं ये मानता हूं कि गोबर और गोमूत्र से अगर हम साइंटिफिक उपयोग करके उसके ऊपर वैल्यूएडिशन करेंगे तो हमारे स्वदेशी और स्वावलंबन का जो विचार है, जो जल, जमीन, जंगल, जानवर के आधारित है, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैं पिछले 20 साल से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में काम कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि आज ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का फ्यूल है। हम फ्यूचरिस्टिक फ्यूल उसको मानते हैं, और इसलिए आने वाले समय में हमारे किसान, हमारे गांवों में हाइड्रोजन अगर तैयार होगा तो हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, और जिसमें गांव के लोगों का योगदान, किसानों का योगदान बहुत बड़ा होगा। जो इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो हमें सभी सेक्टर्स में और स्टेक होल्डर्स में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन खड़ा करना होगा, और आदर्श प्रोजेक्ट जो है उसको निर्माण करना होगा। एक प्रोजेक्ट अगर अच्छा होता है तो उसका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लाखों लोगों तक जाता है। जो बेसिक बातें हैं उसका तो आप सब लोगों ने जिक्र किया ही है, वो कभी बदल नहीं सकती। जैसे अभी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये भी विश्व के लिए एक आदर्श का विषय है। तो जहां जहां हमको परिवर्तन करना है, जहां जहां हमको एब्सोल्यूट बनना है, उन सब बातों के तरफ हम विशेष रूप से ध्यान देकर हम ऐसी ताकत निर्माण करें कि पूरा विश्व हमारा अनुकरण करे। और मुझे विश्वास है कि वो प्रक्रिया शुरू हुई है। निश्चित रूप से हम विकसित भारत को एक सशक्त भारत बनाने की प्रक्रिया में तेजी से आगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का हमने संकल्प किया है। और दूसरी ओर संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर, परिवार पद्धति हो, शिक्षा पद्धति उसके आधार पर, ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करते हुए आदर्श व्यक्ति, आदर्श संस्कारित व्यक्ति और सामाजिक रचना, ये भी विश्व को आदर्श के रूप में उसको विश्व स्वीकार करें, वो भी हम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसका संबंध हमारे कल्चर के साथ है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस विथ एक आइडियल कल्चर, यही हमारी कल्पना है। और ये आइडियल कल्चर हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमको मिला है। हम हिंदू संस्कृति करके जिसका उल्लेख करते, वही भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति हम एक ही है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, पर हम सब लोग मिलकर, हमारी संस्कृति एक है, इतिहास एक है, विरासत एक है, हम एक देश, एक परिवार है। और हम मिलकर हमारे देश को विश्वगुरु बनाएंगे। और हमारी जो पूरी बातें ऐसी है जो पूरे विश्व में नहीं, जो हमारे देश में है, उसके आधार पर हम सबको साथ में लेकर और सबको विश्वास देकर हम पूरे विश्व का कल्याण हो, इस भाव से आगे जाकर एक ऐसा मॉडल विश्व के सामने रखेंगे जिसमें विश्व का कल्याण होगा। मुझे लगता है कि हमारे विचारों में,
हमारी विजन में, हमारे भविष्य की मॉडल में ये सब ताकत छिपी हुई है और उसी का चिंतन और मनन इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों ने किया है। मैं निश्चित रूप से हृदय से इन सब बातों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और ये कार्य तेजी से इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से चाहता हूँ करती हूँ जो आत्मीयता और सरलता उनके आज के इस प्रबोधन में भी मिली, तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही एग्जाम्पलरी है सर। और केवल विजन तो होता है कईयों के पास, बट इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से आप करते हैं, इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे रोड के लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो,